देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सुपर टैक्स, गरीब आवाम और जिमनी इंतखाबात, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। रूखी सूखी मिलकर खानी होगी, मुश्किल के बाद आसानी आती है। जो आम आदमी है उसका तो माशी कत्ल करती है, ये अभी यहाँ रुकेंगे नहीं। बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स गुर्बत को कम करने का टैक्स लगा रहे हैं। जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया, अब ये सुपर टैक्स की वजह से जो कॉर्पोरेट का टैक्स है वो चला जाएगा 39%। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। जब कम टैक्स लगता है तो कम महंगाई होती है, जब ज्यादा टैक्स लगता है तो ज्यादा महंगाई होती है, और जब सुपर टैक्स लगता है तो फिर सुपर महंगाई होती है। जी हाँ, हुकूमत ने अभी 15 दिन पहले बजट पेश किया तो इसमें अच्छे खासे इजाफी टैक्स लगाए थे, लेकिन ये अच्छे खासे टैक्स भी IMF राजा को राम करने में यकसर नाकाम रहे। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 84 रुपए बढ़ा दी, डीजल इससे भी ज्यादा महंगा कर दिया गया है, लेकिन IMF की देवी मेहरबान ना हुई। हुकूमत ने बिजली की कीमत बढ़ाने की हामी भर ली, गैस की कीमत में 40% का इजाफा कर दिया, लेकिन IMF का दिल नरम ना हुआ। वजीर खजाना ने अमरीकी सफीर से मुलाकात कर ली, उनसे IMF को मनाने के लिए मदद तक मांग ली, लेकिन IMF ने कहा कि डू मोर और हम मजबूरन तैयार। बजट में लगाए गए टैक्सों पे अभी असेंबली में बहस जारी थी कि मिफ्ता इस्माइल बजट पर बहस समेटने के लिए छुरी लेकर नमूदार हुए। भाई, ईद में अभी चंद दिन बाकी हैं, लेकिन हुकूमत कुर्बानी से पहले ही कुर्बानी करने निकल पड़ी है। कुर्बानी की ईद पर तो जानवर कुर्बान होंगे, लेकिन हुकूमत जब कुर्बानी मांगती है तो छुरी अवाम की जेब पर चलती है, और हुकूमत बड़ी ही सफाई से अवाम की जेब काट कर अपने खसारे पूरे कर लेती है। हुकूमत ने IMF को राजी करने के लिए पाकिस्तान की बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स नामी जिन को खुला छोड़ दिया है। ये सुपर टैक्स चीनी पर लगेगा, कपड़े पर लगेगा, खाद पर लगेगा, सीमेंट और सरिये पर भी लगेगा। इस सुपर टैक्स के बाद कहा जा रहा है कि मुल्क में सुपर महंगाई आएगी, रोटी, कपड़ा और मकान सब कुछ महंगा होगा। हफ्तावार महंगाई ताजा आदादोशुमार के मुताबिक 28% हो चुकी है। जी हाँ, 28%। जब यही महंगाई तब्दीली सरकार के दौर में 17% होती थी तो ये हुकूमत वाले महंगाई मार्च करने निकलते थे। अब महंगाई मार्च नहीं, सिर्फ अवाम की जेबों से पैसे निकालते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सुपर टैक्स से गुर्बत कम होगी। वजीर आजम साहब वजाहत ही कर देते कि गुर्बत अवाम की नहीं बल्कि हुकूमत की कम होगी, क्योंकि IMF राजी होकर हमें कर्ज देगा जिससे हम चंद माह आसानी से गुजार लेंगे। तो फिर अब सवाल यह है कि सुपर टैक्स महंगाई में कितना इजाफा करेगा। आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे, और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है नून लीग से सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें हैदर जमान कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया है, और सीनियर तज्जियाकार हैं अतर काजमी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा अफनान, आपसे शुरू करते हैं। अब ये IMF की प्रोग्राम की बहाली से पहले एक और बजट पेश हो गया और इसमें सुपर टैक्स जो है वो लगा दिया गया है। जब पहले बजट पेश हुआ ना तो थोड़ी उम्मीद हो गई थी कि आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन लगता ये है कि IMF को वो चीज़ पसंद नहीं आई, और अब जो इन्होंने ये जिस किस्म के टैक्सेस की IMF ने डिमांड की है, आप लोगों को खुद भी ऐसा नहीं लगता कि IMF का प्रोग्राम तो हमें बड़ा महंगा पड़ने वाला है, ये पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम IMF का प्रोग्राम ना लें, और एक ऑप्शन ये है कि हम ले लें। अगर हम ना लें तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। अभी तो लेने की कोशिश कर रहे हैं ना लेंगे तो होगा ये कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $10 बिलियन की छोड़ के गई थी PTI की गवर्नमेंट, 10.5 बिलियन डॉलर के स्टेट बैंक के रिजर्व से। हमारे पास तकरीबन को 1.25 महीने की इम्पोर्ट बिल अफोर्ड कर सकते हैं। जो आपका मेन इंपोर्ट आइटम है वो आपका है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। वो $80 से 120 प्लस जाके अभी 104 पे आया हुआ है। चाय भी है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। चाय $600 मिलियन की चाय इंपोर्ट करते हैं ये, लेकिन 18-20 बिलियन डॉलर की करते हैं हम, सही है ना। अब बात ये है कि पैसे आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में है नहीं, ठीक है ना। आपने IMF को कह दिया हम नहीं मानते आपकी बात, ठीक है, वेरी गुड। ना आपको सऊदी अरेबिया ना चाइना आपको पैसे नहीं देगा। उससे क्या होगा आप समझने की कोशिश करें। उससे ये होगा कि हमारे जब डिप्लीट हो जाएंगे रिजर्व्स, तो जो डॉलर है वो 1000 रुपये का 500 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपको मुल्क में डॉलर नहीं होगा तो ऊपर चला जाएगा, और फिर सुपर इन्फ्लेशन आएगी ऐसी कि वो किसी चीज़ को नहीं छोड़ेगी। तो उससे पहले आपने सुपर टैक्स लगा दिया। हम ये कर रहे हैं, अब जो हम कर रहे हैं वो आप सुन लें। हम ये कर रहे हैं
कि हमें जो IMF प्रोग्राम PTI साइन करके गई हुई थी, IMF ये कहता है कि आप सॉवरेन स्टेट हैं, आप उसको कंप्लाई करें। पिछली गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लाई नहीं करेंगे। तो अब हमने उसके अंदर जितना हम नेगोशिएट कर सकते थे हमने किया, लेकिन उन्होंने टारगेट हमने बिल्कुल किया। आपके मिफ्ता इस्माइल ने जाके इसको रीनेगोशिएट किया अगर किया जाता तो क्या कोई नरमी नहीं होना चाहिए थी, जैसे कि पहले डार साहब ने भी करा ली थी 90s में। देखिए डार साहब का जो है वो तो मुकाबला नहीं कोई भी कर सकता, जो बड़ी सीधी सीधी बात है। खबर है कि वो वापस आ सकते हैं, सेनेट का हलफ ले सकते हैं और हो सकता है कि मिफ्ता इस्माइल की जगह भी आ सकते हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि डार साहब जैसा फाइनेंस मिनिस्टर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि देखें वापस आ रहे हैं अफनान वो कि नहीं? हमारी कोशिश है कि वो वापस आए। उनका क्या इरादा है? वो भी आना चाहते हैं। तो रुकावट किस चीज की है? कर चल रहा है उसके ऊपर काम, उन पे केसेस झूठे मुद्दत कम है आपकी, कितना अरसा चलता रहेगा ये? कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि वो वाइस फाइनेंस मिनिस्टर है जिसने एक IMF प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंक्लूड किया, फिर पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम से निकाला और फिर हम IMF प्रोग्राम से बाहर रहे 2-3 साल। ये बड़ा हमारी हिस्ट्री में बड़ा रेयर एक इवेंट है। तो अब अगर उनका तजुर्बा हम इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये पाकिस्तान की मुझे ये लग रहा है आपकी बातों से कि मसला फिर IMF का नहीं है, मसला आपके वजीर खजाना का है, क्योंकि आपको खुद बड़ी उम्मीद है कि A टीम जब उतरेगी, आपके लोग कहते हैं अभी तो A टीम नहीं उतरी, तो A टीम में डार साहब ही हैं, तो उतारे A टीम को बीच में, मुल्क मुश्किल में। नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डार साहब को वापस लेके आए और उनको आना भी चाहिए और वही आके अगर इस मामले को संभाल सकते हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा कि ये नहीं है कि कोई हमने ट्राई नहीं किया, पूरी कोशिश हमने की है निगोशिएट करने की, लेकिन ज़ाहिर है तजुर्बा उनका ज़्यादा है तो उनको। अच्छा, ये जो सुपर टैक्स आपने लगाया है ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कहते हैं कि हमने जो अमीर हैं उन पे लगाया है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके ऊपर लगाया है। ज़ाहिर है जो वो ज़्यादा कमाते हैं तो उनको ज़्यादा उनको टैक्स भी देना चाहिए। बातें सुनने में हमें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसका नुकसान किसको होगा? और फिर आपको नहीं लगता कि ये भी तो कहीं से अपना नुकसान पूरा करेंगे ना? फिर ये चीनी हो, सीमेंट हो या दीगर मसनूआत हो, उसकी कीमतों में इजाफा करेंगे या फिर कोई और चोर रास्ते जो हैं वो तलाश करेंगे। निकलवाना तो इन्होंने भी आवाम की जेब से ही है, तो इनडायरेक्टली आवाम पे ही दबाव डाल दिया। फिर नहीं, देखें इसकी मैं आपको समझा, देखें ये एक टैक्स होता है जो कि आप लेवी, जैसे सेल्स टैक्स है, आपने यूनिफॉर्मली लेवी कर दिया पूरे के पूरे, जहाँ जो हर चीज़ है उसमें 17% इनकम टैक्स है ना। नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। एक हमारा ऑप्शन ये है कि आप सेल्स टैक्स बढ़ा दें या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा दें। IMF ये कहता है कि ये 7,400 अरब रुपए पूरे करके दो टैक्स कलेक्शन के, ठीक है ना, इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, लेकिन ये पूरे करके दो। अब मेरी बात सुने, अब बात ये है कि हमारे पास एक था कि हम लगा दें जिससे अमीर और गरीब के ऊपर एक बराबर टैक्स लग जाए, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन ये था कि जो कॉर्पोरेट है जो ईयर एंड के ऊपर अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करती है उसके ऊपर पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 29% टैक्स है इनकम के ऊपर, ठीक है ना। हमने वो बढ़ा के 39 कर दिया। ये आप ठीक कह रहे हैं, वो अपनी इनकम में लॉस बर्दाश्त कर लेंगे, वो भी तो अपना नुकसान कहीं से पूरा करेंगे ना। कैसे नहीं, आप समझ नहीं रहे। देखें, आपने ये मोबाइल बेचा, आपको जो है वो 40,000 रुपए का फायदा हो मिसाल के तौर पे, तो आपने उसका 40,000 रुपए का पहले 30% टैक्स देना था, ठीक, अब वो 40% देना। ये है मतलब ये सेल्स टैक्स नहीं है, ये इनकम टैक्स है जो प्रॉफिट पे टैक्स है। अच्छा, क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि नए टैक्सेस लगाने के बजाय आप जो हमारा इस वक्त निज़ाम है टैक्स का, आप उसको ज्यादा बेहतर कर लें, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर लें ताकि टैक्स चोरी ना हो सके, टैक्स नेट को आप बढ़ा लें। चूंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के आप बता देते हैं कि हमने इतना टैक्स कलेक्शन कर लिया है, लेकिन जो FBR का टैक्स वसूली का निज़ाम है उसको आप बेहतर नहीं कर पाते। तो यही तो असल मसला है ना, यही तो असल मुश्किल है। देखें, ये इसमें तो कुछ शक नहीं है कि हमारा टैक्स टू GDP रेशियो पिछले 3.25 साल में 11% से 9% हो गया, ठीक है ना, यानी बढ़ने के बजाय कम हो गया। और जो समझ लें कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट तबका है उसको बहुत सारी मराहत मिली है। कह रहे थे रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की थी हमने। नहीं, वो तो हर साल पिछले साल से ज़्यादा रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन होती है, पिछले 50 साल से निकाल लिया। मतलब ये इन्हीं बातों की वजह से तो इनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। हर साल पिछले साल से ज्यादा रेमिटेंस कलेक्ट होते हैं, पिछले 500 साल से 50 साल से आप निकाल लें। आप बात वो करें जिसका कुछ सर पैर हो। आपका जो GDP ग्रोथ रेट है वो पहले साल 1% था प्री कोविड, दूसरे साल -0.5% था, तीसरे साल 3.5% था। ये आपकी परफॉर्मेंस है। आखिरी साल आप 5.6% जो कि आपने इंपोर्ट डिपेंडेंट करके बढ़ाया है। ठीक है, अब वो बात करते हैं जो जरा आवाम को भी समझ आए ना, हम जरा टेक्निकल चीजों के अंदर चले जाते हैं। जुलाई में आप पेट्रोल की, ये बिजली की फिर कीमतें बढ़ा रहे हैं, लोगों के बिल डबल आ जाएंगे, और उसके बाद आप ये पेट्रोलियम लेवी मरहलावार वो बढ़ाएंगे, 14% पे है महंगाई, आवाम किधर जाएगी? देखिए, जो अगले 6 से 8 महीने तो मुश्किल है,
और इसमें कोई मतलब कि दो राय नहीं है। देखें जो ऑयल की फोरकास्ट है, अगर आप वो भी देख लें, जो क्रूड की फोरकास्ट है वो भी यही है कि अभी वो नीचे आ गया काफ़ी, लेकिन अभी और मजीद नीचे आने में उसको टाइम लगेगा। 6 से 8 माह आप कह रहे हैं मुश्किल है, आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर आवाम को आदत हो जाएगी। नहीं आदत नहीं होगी, लेकिन देखें बात ये है कि 6 से 8 महीने बाद जो है वो एक तो ये जो एक तो ऑयल की प्राइस बहुत ऊपर गई हुई है, ये भी नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। कुछ हमारी जो पॉलिसी जो हम अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनके भी समरात आने शुरू हो जाएंगे, तो 6 से 8 महीने बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हम आवाम को कुछ ना कुछ। हैदर ज़मान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 3 सालों में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा महंगाई के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया है। बिलावल भुट्टो ने ट्रेन मार्च किया और उसके बाद फिर कराची से इस्लामाबाद उन्होंने महंगाई मार्च भी किया था। तो उस वक्त क्या गुड महंगाई थी और अब जो हो रही है ये उस वक्त बैड महंगाई थी और अब जो हो रही है वो गुड महंगाई है। चूंकि आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, पार्टी की तरफ से कोई आवाज उठती हुई नजर नहीं आती इस पे, ना आप जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया पारस। मैं आपके सवाल का जवाब भी बिल्कुल देना चाहूँगा, लेकिन अफनान साहब ने एक ख़ास अंदाज से अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो आपके नाज़रीन के लिए शायद डिबेट बेनिफिशियल हो। हम और अब मैंने आपका इंट्रो भी सुना। पहली बात यह है कि फैक्ट्स को ज़रा हम सही कर लें। सुपर टैक्स जो है पीटीआई की गवर्नमेंट में लगा हुआ है, ये कोई नया टैक्स नहीं लगाया। अच्छा। पाकिस्तान के तमाम लार्ज स्केल कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर 4% के हिसाब से सुपर टैक्स लगा हुआ था और 2018 से लगा हुआ था। और आपने बढ़ा दिया। वन थिंग। नंबर 2, सिर्फ 10 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर हमने इसको 10% किया है और आप को ये बताना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, 13 है ना जी, लेकिन उसमें 10 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे 10% है, चले 13 कर लें। उसमें से 90% ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे फाइनेंशियल सेक्टर है और कुछ सेक्टर्स हैं जहां ऑलरेडी जिनका इनपुट प्राइस और सॉवरेन गारंटीज हैं, यानी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्सिडाइज कर रही है, जैसे फर्टिलाइजर को गैस दे रहे हैं हम, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं। एक बात। दूसरी बात देखिए, ये 29% टॉप रेट था कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का, और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स। एक तरफ हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएं, इनडायरेक्ट को कम करें, तो ये तो उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अब समझने की बात ये है कि ये बिल्कुल गलत तज्जिया होगा कि इसका आम आदमी पर बर्डन आएगा। एक कॉर्पोरेट कंपनी जो है 29% टैक्स को कैसे बचाती है? वो अपने बैलून्ड एक्सपेंस, एग्जीक्यूटिव्स, गाड़ियां, क्या क्या खर्चे दिखाकर वो एट द एंड 18-19% वो उनका रियल जो टैक्स वो देते हैं वो बनता है। तो ये 10% लगने के बाद भी 29% उसका टैक्स कॉम्पोनेंट आएगा। दूसरी बात ये है कि कॉस्ट ऑफ कैसे नई इंडस्ट्रीज लगाएगा वो स्टॉक मार्केट सुन लेना, हार्ड फैक्ट्स सुन लें, थोड़े से सुन लें। स्टॉक मार्केट जो है ये पंटर्स का मैदान है। मेरे से ज्यादा स्टॉक मार्केट को कोई नहीं जानता। इन पर कैपिटल गेन्स लगाएं, ये छोटे इन्वेस्टर को मैनिपुलेट करते हैं, इनके पास हुजम मौजूद है। देखिए, हमने लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास इसको प्रोटेक्ट करना है, हमने फूड इन्फ्लेशन से करना है। अगर हमने बिजली तेल एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बढ़ाना तो मैं समझता हूं हमें रियल एस्टेट पे फर्दर टैक्स लगाना चाहिए था, कैपिटल गेन्स लगाएं। आप स्टॉक मार्केट को देखिए उस तनाजुर में ना लें। आपको इकोनॉमी को थोड़ा कूल डाउन करना है। आपने गरीब को, सब स्ट्रेटा, मिडिल क्लास, इनकम होल्डर्स, अब IMF से बहुत निगोशिएट किया और पहले 12 लाख तक एग्जेम्पशन दी, अब 2-2.5% टैक्स होगा 6 लाख से ऊपर। मैं समझता हूं 5-6 हजार रुपया साल का जो है। आप कहते हैं कि इसका आवाम के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, उनके ऊपर इसका बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप इसके ऊपर ग्रांट, आप इसके ऊपर, आप इसके ऊपर, इससे कौन इफेक्ट होगा? किसका जी रिलीफ? जो सैलरी क्लास को इन्होंने थोड़ा सा रिलीफ दिया था वो भी देखे ना, वापस ले लिया IMF, उसके ऊपर भी बड़ा नाराज हुआ था। और पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपए तक ले जाने की बात हो रही है। तो आप नहीं समझते कि इसके असरात अवाम के ऊपर पड़ेंगे? मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं कि उसका जो इंसिडेंस है हम उस पे वी आर नॉट हैप्पी, लेकिन 2.5% ऑफ 6 लाख रुपीज सालाना इज 2-2.5 हजार रुपया। तो इससे कहीं ज्यादा एक सैलरीड आदमी क्या कहते हैं, स्कूलों की फीस है, मोबाइल फोन है, 36 किस्म के विदहोल्डिंग टैक्स है जिसमें से 12 खत्म किए गए हैं, उसमें वो इससे कहीं ज्यादा आम आदमी कटवा चुका होता है। हम ये समझते हैं कि अभी भी हुजम मौजूद है कि जो अल्ट्रा रिच है,
जो 5-5 करोड़ की गाड़ी पे चढ़ता है, जो बड़े घरों में रहता है, आप यू हैव टू टैक्स देम मोर, वी हैव टू मेक टैक्सेशन मोर इक्विटेबल एंड ये कुछ अच्छे इक़दाम किए गए हैं और हम खास तौर पे एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अवामी पार्टी थी ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों की पार्टी है, वो रोटी कपड़ा मकान की पार्टी है, लेकिन सर आपका अवामी रंग पार्टी का वो किधर है, वो नजर नहीं आ रहा। जरदारी साहब के पास वैसे तो बड़े फॉर्मूले होते हैं, कोई उनको फॉर्मूला देना महंगाई कम करने के लिए, कोई मशवरा दे। आपके पास हमेशा बड़ी मौशी टीम रही है, ये हफीज शेख, शौकत तरीन आप ही की टीम का हिस्सा थे। ये अब आप समझते हैं जो करना IMF ने करना है, मशवरों का वक्त गुजर गया जी। नहीं बिल्कुल नहीं करना। आप सुने तो सही, हमारे मशवरों के नतीजे में ही एग्रीकल्चरल तमाम इम्प्लीमेंट्स, ट्रैक्टर्स पे GST खत्म हो गया है, एग्री इनपुट्स पे खत्म किया है। आपको फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में आप 3 मिलियन टन जो गंदम मंगवा रहे हैं, आप एडिबल ऑयल मंगवा रहे हैं, तो हमने रोबस्ट इंसेंटिव दिया है। जो आपके ऑयल सीड्स हैं उसके ऊपर इंसेंटिव दिया है, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट पारस 3 से 6 माह में आएगा। कब तक आएगा सर? अल्लाह करे उस वक्त तक भी आ जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और की इस यूनिटी गवर्नमेंट में फाकों की नौबत आ गई है सर, गरीबों को घर में, और आम आदमी भी एक वक्त ही रोटी खा पा रहा है। आप समझते हैं? बिल्कुल आई है, लेकिन ये फूड इन्फ्लेशन को आप 3 to 6 months में इंशाल्लाह यू विल सी द कर्व कमिंग डाउन। जैसे ही वीट सरप्लस होगी, जैसे ही आपके फूड स्टफ्स होंगे, एक इंटरनेशनल जो प्राइसिंग है, आपका डॉलर देखें 215 रुपए से 205 पे आ गया है। आपके फॉरेन इनफ्लोज आने लगे, आपकी फॉरेन करेंसी विल अप्रिशिएट दैट, आपकी इंपोर्ट सस्ती होगी, ठीक इंशाल्लाह, बट इट्स अ डिफिकल्ट टाइम। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल स्टैंड विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और हमें एहसास है और हम अपनी इत्तेहादी हुकूमत को सख्त फैसलों में भी पीपल्स पार्टी इसके साथ खड़ी हुई है, जो कि हमें नजर नहीं आता। तमाम जो हमें ये मसाइल हैं, ये तो नूरी के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। सर आप लोग तो लगता है फॉरेन मिनिस्ट्री को, मौसमियाती तब्दीली को और सेहत मिनिस्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं। आप जवाबदेह नहीं है ना। देखिए मिफ्ता इस्माइल को अकेला छोड़ देते हैं जब कीमतों की कीमतें बढ़ाने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। हाँ, राना सनाउल्लाह करते हैं तो पीपल्स पार्टी साथ नजर आती है, तो इनके साथ शाना बशाना चले ना, आप भी इनके बर्डन को शेयर करें ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नवीद कमर साहब, कायरा साहब, इनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए मेरी बात राना सनाउल्लाह के साथ, आई नो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, सियासी इश्यूज पे नहीं, आई नो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, और हमें इदराक है, लोगों पे है, पेट्रोल की प्राइसेस अभी तो सिर्फ सेट ऑफ हुई है, इसीलिए हमारी कोशिश है। आप एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप मेरी गुजारिश तो सुने। मैं और हमारी जमात ने गवर्नर स्टेट बैंक से ये डिमांड किया है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हम अभी भी कर रहे हैं कि जो एक्सपोर्टर है और जो ट्रेजरीज हैं बैंकों की, ये सबसे बड़े मैनिपुलेटर हैं फॉरेन करेंसी के। ये 90 दिन तक डॉलर को मैच्योर नहीं करते, तो ये वो इकदामात हैं जो ये हुकूमत करने जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी बढ़ेंगे, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और हमारा ठीक ब्रेक लेते हैं, देखते हैं। अच्छा अतर काज़मी साहब, बजट आया तो ये कहा जा रहा था कि आवाम को अब कुछ एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि उस वक्त सिर्फ जल्दबाजी में सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस गवर्नमेंट ने ये काम किया था, और जब इनकी लाइन कनेक्ट हुई IMF के साथ तो फिर उन्होंने पूछा ना कि भाई किस खुशी में आपने किससे पूछ कर ये सब किया, और अब आप हाल ये देख लें कि तनख्वाहदार तबका 80 अरब रुपए का इजाफी टैक्स देगा। देखें, जिस वक्त ये बजट आया तो अगर इनके पास ये सारा प्लान था, अभी जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया, तो उस वक्त क्यों नहीं उसको बजट में शामिल किया गया? उसी वक्त शामिल कर लेते। और बजट के बाद जब बजट पेश कर दिया गया, मिफ्ता इस्माइल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी ने उनको बताया कि जनाब ये चीज़ तो आपने बजट में डाली नहीं। उन्होंने कहा जी हमसे मिस्टेक होगी। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये शो करता है कि इनकी मौशी पॉलिसी है क्या, ये किस तरह एडहॉकिज्म के ऊपर चल रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि इमरान खान का जो IMF से मुआहिदा हुआ था वो महंगाई का जिम्मेदार है, उस मुआहिदे को हम सामने लेके आएंगे। तो बुनियादी तौर पे ये IMF को एक्सपोज करना चाहते थे, लेकिन फिर अब एकदम से उसके ऊपर चुप हो गए, वो मुआहिदा भी सामने नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जो इनका प्लान है, मौशी प्लान है, मौशी प्लान क्या है? चाय कम पिएं, चीनी कम डालें, और उसके बाद अगला प्लान ये है कि इमरान खान के दौर में जिसमें ये कहते थे कि मौशी तबाही फिर गई थी, उस दौर में अब ये कह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने बेपनाह मुनाफा कमाया है, अब हम उस मुनाफे के ऊपर वन टाइम टैक्स लगाएंगे।
तो ये इनकी मौशी पॉलिसी है और कंफ्यूजन है, और इसी कंफ्यूजन की वजह से फिर हम देखते हैं कि IMF से मुआहदे में भी देर हो रहा है, फिर आपका डॉलर कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, ना सऊदी अरब से कोई हेल्प मिलती है ना तुर्की से कोई हेल्प मिलती है। तो मौशी पॉलिसीज बुनियादी तौर पे अगर आपने जो पॉइंट अभी रेज किया है ना, या तो उससे बात ये समझ में आ रही है कि शायद जो इन्होंने बजट पेश किया है उसमें IMF के साथ इन्होंने कोई मशवरा या कोई मुशावरत ही नहीं की, उनके इल्म में नहीं थी ये चीज़ें और इन्होंने वैसे ही कर दिया, और जब बात हुई तो उन्होंने कहा भाई ये चीज़ें तो शामिल करो। और दूसरी बात जो भी आपने पॉइंट्स रेस किए हैं ना, उसमें आपने अफनान को भी सुना होगा, वो यही कह रहे हैं, एक ही जवाब है और इनके जवाब में वजन भी है। वो कहते हैं बताइए हमारे पास और क्या ऑप्शन था, अगर हम IMF की बात नहीं मानते, अगर ये प्रोग्राम बहाल नहीं होता तो मुल्क तो फिर डिफॉल्ट का हमेशा खतरा रहेगा। देखिए यही बातें अगर 2-3 महीने पहले होती या 4 महीने पहले होती तो फिर लोग आज उसके ऊपर इस तरह का रिएक्शन मत देते। उस वक्त तो कहा जा रहा था कि 70 रुपए करें आप पेट्रोल को, उस वक्त कहा जा रहा था कि IMF के पास जाना तो गद्दारी है, उस वक्त तो कहा जा रहा था कि आपका जो स्टेट बैंक है वो आपने IMF के हवाले कर दिया है। अब आप उस कानून में तब्दीली कर देना, आपने नैब लॉज में तब्दीली कर दी, आपने EVM के कानून में तब्दीली कर दी, ओवरसीज के वोट्स का जो कानून है उसमें तब्दीली कर दी, तो जो स्टेट बैंक के हवाले से कानून था उसमें भी तब्दीली कर दें। अब मौकिफ असल में जो इनके ऊपर तनकीद हो रही है, अफान भाई ने जो बात की बड़ी मुनासिब उन्होंने बात की, हालात ठीक नहीं है, लेकिन क्या 3-4 महीने पहले भी इसी किस्म की सिचुएशन थी ना, उस वक्त इन जमातों का इस बात को तो मानेंगे ना कि IMF की जिन शराइत की आप बात कर रहे हैं, जो सख्त शराइत थी, वो तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही ये मुआहदा किया गया था और शराइत रखी गई थी ना, तो अब तो ये मान ली गई हैं जो शराइत हैं, अब तो मजीद वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मुआहदे का क्रेडिट तो आप PTI की गवर्नमेंट को ही देंगे ना, वो तो इनकी गवर्नमेंट ने आके नहीं किया। उसमें देखें उसमें हकायक क्या है, मुआहदा तो 2-2.5 साल से चल रहा है, क्या उस मुआहदे के दौरान कभी 2 हफ्तों में 80 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा? क्या उस मुआहदे के दौरान इस तरह की महंगाई हुई? अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज लिखी हुई है, वो मुआहदे की खिलाफवर्जी की थी ना, खान साहब ने 10 रुपए कम करके 28 फरवरी को बढ़ाने चाहिए थे, उन्होंने कम किया, मुआहदा टूट गया। वो कह रहे, उनका तो मौकिफ ये है ना कि जी हमने सब्सिडी रखी हुई है, पर मैं बार बार वही एक ही बात नहीं, लेकिन शेख रशीद कहते हैं इमरान खान को पता चल गया था कि उनकी हुकूमत को खतरा है, इसलिए उन्होंने ये काम किया ताकि आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा दें। और सब्सिडी कहाँ से देंगे? पैसे होंगे तो देंगे ना। जी शेख रशीद साहब तो अपना वो मौकिफ का खुद वो दिफा कर सकते हैं या उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक वो ताल्लुक है कि सब्सिडी दी गई थी, उस वक्त कहा गया था कि हमने बजट में कुछ रखा है, अगर नहीं रखा, और अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर IMF के मुआहदे की वजह से ये महंगाई हो रही है तो वो उस मुआहदे को आप सामने ले दिखा दें कि जी जनाब ये शेख नंबर 14 है, इसमें इमरान खान ने उनको कहा था कि मैं 80 रुपए पेट्रोल ले आते हैं, हमें मौका तो देना आप। ठीक, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात और बता दें कि इतनी परेशानी है, इतनी मुश्किल हालात हैं, अवाम बाहर क्यों नहीं निकलती? इमरान खान की मकबूलियत और उनका ये जो एक स्ट्रीट पावर है उसके हवाले से उनके किस्से तो हम सुनते आए ना। अभी आप देखें कि अगले हफ्ते परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में उन्होंने जलसे का भी ऐलान किया है। खान साहब के जलसों में भी बड़ी तादाद के अंदर लोग आते हैं, वो जलसों में इंजॉय करते हैं, लेकिन कोई तहरीक चलाने के लिए राजी क्यों नहीं होते? जब इतने मुश्किल हालात हैं तो आप नहीं समझते कि लोगों को फिर बाहर निकलना चाहिए? या आप समझते हैं कि जो इस गवर्नमेंट का बयानिया है वो लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया है, वो समझने लगे हैं कि पिछली हुकूमत बारूदी सुरंगें इनके लिए बिछा कर गई थी? देखिए इस हुकूमत का जो बयानिया या खान साहब का जो बयानिया अवाम उसको किस हद तक बाय करती हैं वो बैलेट वाले दिन पता चलेगा। जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे उस दिन पता चलेगा। पाकिस्तान की सियासत का एक खास किस्म का जिसे आप कह सकते हैं मिजाज, कल फिर सिंध में पता चलेगा जी, जिधर भी पता चलेगा। अभी जो पहले थोड़ी देर पहले हम महंगाई की बात कर रहे थे, महंगाई तो वैसे भी एक तरह से सूबाई सब्जेक्ट है। जो सिंध में तो हुक्मरान जो है वो इमरान खान से भी पहले के हुक्मरान है वहाँ पे, क्या उन्होंने वहाँ पे महंगाई कम कर दी? तो जो पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई थी वो कोई अपोजिशन की तहरीक नहीं थी। हाँ, नून लीग वाले तो अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी वाले तो इक्तदार में हैं और काफी अरसे से इक्तदार में सिंध के अंदर। तो सिंध के अंदर जो महंगाई बढ़ी उसकी जिम्मेदारी तो उन्हीं के ऊपर आती है ना। लेकिन पीपल्स पार्टी पेट्रोल की कीमतें नहीं तय कर सकती है, वो वफाक में करनी होती है। कर सकती है ना, आटे की कीमत कर सकती है, शुगर की जो शुगर मिलें हैं वहां से चीनी की तरसील किस तरह होनी है उसको वो देख सकते हैं, मुकामी सतह के ऊपर दूध की कीमत कर सकती है, बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। आप ठीक कह रहे हैं। वैसे जो बात अभी अथर की तरफ से की जा रही थी, मैं ज़रा थोड़ा सा इसको, और उन्होंने कहा कि बैलेट के जब होगा तो पता चलेगा उसके ज़रिए कि किसकी मकबूलियत कहाँ पे स्टैंड करती है और लोग क्या फ़ैसला करना चाहते हैं। आप समझते हैं अफनान कि इस सूरत हाल में भी नून लीग की जो पॉपुलैरिटी है वो एज इट इज़ है, उसी तरह है, आपका जो सपोर्ट बेस है वो उसी तरह से इंटैक्ट है, या आपको लगता है कि हुकूमत में आने का जो ये फैसला है इसकी सियासी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है? देखें, कोई भी पार्टी जो हुकूमत में आती है
उसको इनकम्बेंसी का जो है वो एक हिट पड़ती है। अगर मैं कहूँ कि कोई है ही नहीं इम्पैक्ट तो ये तो बात गलत होगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आज भी इलेक्शन हो जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आराम से जो है सिंपल मेजॉरिटी या उसके आसपास सीटें ले 17 जुलाई को 20 पंजाब असेंबली की नशिस्तों पे ज़िमनी इंतखाबात वो पता चल जाएगा। मैं लेकिन आपको पॉपुलैरिटी और आपकी गैर पॉपुलैरिटी या गैर मकबूलियत जो है उसका अंदाजा हो जाएगा, ये पैमाना होगा आपके ख्याल में? वो भी एक पैमाना है और मैं उसके अलावा कुछ पैमाने जो भी रिसेंट है वो भी मैं बता देता हूँ। 16 में से 13 बाई इलेक्शन जो है वो पीटीआई हार गई, मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा पीएमएलएन जीती उन इलेक्शंस को। फिर जो है वो लोकल बॉडीज़ के कंटोनमेंट के पंजाब के इलेक्शन में नंबर 1 पीएमएलएन आई, नंबर 2 इंडिपेंडेंट आए, नंबर 3 पीटीआई आई और लंबे डिस्टेंस से आई। फिर सिंध में इनका सफाया हो गया, बलूचिस्तान में इनका सफाया हो गया, लोकल बॉडीज़ में केपी के अंदर जो इनका गढ़ है उधर 135 में से 42 सीटें ये लोग जीते, जो है क्या कहते हैं ये लोकल बॉडीज की। ठीक है, गेन किया ना फिर उन्होंने बाद में जब दोबारा हुए थे दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात, वो गेन करने के बावजूद 42 जीते। मैं ये बता रहा हूँ ये सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। 135 की सिंपल मेजॉरिटी 66 पे बनती है। ठीक है ना, तो अब मुझे आप एक बात बताएं कि ये और पीटीआई पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में अगर नून लीग हार गई या कम नशिस्तें ली ना तो इमरान खान का जो जनरल इलेक्शंस का मुतालबा है ना वो जोर पकड़ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ हम अराउंड 15 के लगभग जीत। आप कैसे ये बात करें? आपके राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि 20 में से 14 सीटें हम जीत जाएंगे। थी किस बुनियाद पे ये दावा है? आप कैसे कह सकते हैं? कोई वहां पे अभी कोई सर्वे नहीं हुए हैं, कोई इलेक्शन नहीं हुआ। हम सियासी लोग हैं, ये बातें डिस्क्रेडिट करती हैं इलेक्शन को। अभी से कह रहे हैं 20 में से फिर हम कहेंगे 20 में से 20 नहीं, हम ये आप ये भी कह सकते हैं ना कि हम ज्यादातर नशिस्तें जीत सकते हैं या हम ज्यादातर नशिस्तें जीतने की अगर आप सीट बाय सीट देखें ना, मैं आपको एक बात, तो अगर आप सीट बाय सीट देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपकी पार्टी में आ गए। ठीक है, मैं तो मानता हूँ हमारे वो ये देखें ये सीटें 11 में से 20 जीते थे इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, अब वो 11 जो है वो हमारी साइड के ऊपर है। ठीक है ना, जो इंडिपेंडेंट थे पहले भी क्या फर्क पड़ेगा इन इलेक्शन से? वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पीएमएलएन का पंजाब में वोट बैंक इंटैक्ट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और बाय द टाइम दिस गवर्नमेंट विल एंड इन एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर तो ये चीज इंशाल्लाह हमारी बेहतर हो चुकी होगी। हैदर ज़मान साहब, सर ये पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात पे हम बात कर रहे हैं और तमाम वहाँ जो हुकूमती इत्तेहाद है, तमाम नशिस्तों के ऊपर आपने एक ही कैंडिडेट आप सब ने उतारा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आपके खिलाफ ही इलेक्शन लड़ रही है। तो इससे ये तासुर नहीं जाएगा कि आप सब लोग इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हैं, इसलिए आप लोगों ने अपना अलग-अलग कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है? आप समझते हैं कि नून लीग को पंजाब में आपकी ज़रूरत है? वो तो वैसे ही वहाँ पे बड़े मजबूत हैं। देखिए पारस से ये सवाल उस वक्त अहम होता अगर हम एक जनरल इलेक्शन में जा रहे होते। इस वक्त हम यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हम एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहते। हमने मशावरत से फैसला किया हमारी क़यादतों ने, लेकिन पीटीआई अकेली नहीं लड़ रही, उसको वादतुल मुस्लिमीन भी सपोर्ट कर रही है, उसको पीएमएल काफ भी कर रही है और भी बहुत सारे ऐसे धड़े हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो सोलो फ्लाइट नहीं है। इसी तरीके से उनका मुकाबला हो रहा है और जिस तरह अफनान ने कहा 11 लगभग लोग ऐसे हैं 20 हल्कों में जो आज़ाद जीत कर आए थे, वो पीटीआई के मरहून मिन्नत नहीं है। तो इट विल बी गुड कंटेस्ट। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, अतर काज़मी साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। ये बार बार कह रहे हैं वो कौन सा मुआहदा है, ये खुद भी जानते हैं और पाकिस्तान की कौम भी जानती है। मुआहदा पिछले साल जब जून में लास्ट फाइनेंशियल बजट था 21 का, तो आपने कमिट किया था पीटीआई ने कि हम 30 रुपये पीडीएल लगाएंगे, हम बिजली 10 रुपये महंगी करेंगे, हम ये करेंगे। फिर आपने किया क्या? आपने $1 अरब की ट्रांश ली और उसके बाद आपने यू टर्न ले लिया, आप मुकर गए और आपने प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद जब प्रोग्राम सस्पेंडेड था आपकी फॉरेन इनफ्लो रुक गई और ये जो ग्रीन एंड शाइनिंग पाकिस्तान की कहानियां सुनाते हैं, मैं आपको 3-4 फिगर्स देना चाहता हूं क्विकली बिकॉज ऑफ द शॉर्ट ऑफ टाइम। 520 अरब रुपए में आपकी पूरी फेडरल गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, जीरो था सर्कुलर डेट गैस का जब पीटीआई गवर्नमेंट आई। 450 अरब का ये सर्कुलर डेट सिर्फ गैस सेक्टर में छोड़ गए हैं जो आपकी SNGPL और बावजूद इसके कि इन्होंने गैस बढ़ाई तो चोरी और गफलत इनकी हुकूमत में बढ़ी। फिर पावर सेक्टर का 1100 अरब का था जो PML नवाज छोड़ के गई। सुन लें प्लीज पारस, मुझे इंटरप्ट ना करें, मैं आपसे दूर बैठा हूं। 2500 अरब का ये छोड़ के गए, बावजूद इसके कि इन्होंने 150% बिजली बढ़ाई 3.5 साल में। उसके बाद जो सबसे बड़ा डाका, जो सबसे बड़ा जुल्म इस कौम के ऊपर किया कि 1500 अरब रुपया सालाना डेट सर्विसिंग कॉस्ट थी पाक रुपी में 2018 में, उसको ये फाइनेंशियल ईयर ये जिस वक्त गए हैं 4500 अरब करके गए हैं। मुझे बताएं
किसने इनको कहा था कि बेस रेट को लेकर जाओ, हॉट मनी को लाओ और इतने महंगे कर्जे बोरो करो और कौम को ये कहते रहे कि जी हम कर्जे उतार रहे हैं। हर हुकूमत कर्जा उतारती है, अगर आप कर्जा ना उतारें तो आप डिफॉल्ट कर जाते हैं। तो ये इट्स नॉट एज शाइनिंग व्हाट दे सेंट। ठीक है, अवाम मुश्किल हालात में गुस्से में आके वोट नहीं भी देते, बट लीडरशिप पारस इज ऑल अबाउट टेकिंग द राइट डिसीजंस एंड टेकिंग द नेशन आउट ऑफ ट्रबल, जो अनफॉर्चुनेटली पिछले 3.5 साल में नहीं हुआ। जो आपने पॉइंट रेज किए, मैं वो अभी अतर काज़मी उसको एड्रेस कर देंगे, लेकिन मैं आपसे ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रही थी। एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगी, ये वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना? आपने कहा कि बाई इलेक्शन अभी हो रहे हैं तो इसमें हम इत्तेहाद, हुकूमती इत्तेहाद है, मिलकर ये लड़ रहे हैं, लेकिन ये वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना जिसने दिसंबर 2021 में NA 133 का इलेक्शन था और आपने उसमें अपना कैंडिडेट अगेंस्ट PMLN उतारा था और 32,000 आपने वहां पे वोट लिए थे और उस दिन पीपल्स पार्टी ने बड़ी खुशियां मनाई थी और कहा था कि पीपल्स पार्टी ही पंजाब में है जो कि नून लीग को टफ टाइम दे सकती है, इसका मुकाबला कर सकती है। और आज वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ज़िमनी इलेक्शंस में नून लीग को सपोर्ट कर रही है। मौक़िफ़ तो एक नहीं होना चाहिए। देखिए, नहीं, मौक़िफ़ क्यों एक होना चाहिए? आज हम एक हुकूमत का हिस्सा हैं। अच्छा। हम उनको बजट पे वोट दे रहे हैं, हम उनकी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हैं, हम कैबिनेट में हैं। कल जब हमने जनरल इलेक्शंस में जाना है, हम बिल्कुल इनके मुकाबले में लड़ेंगे, हर सीट में लड़ेंगे। अभी आप देखिएगा बल्दियात इलेक्शंस होते हैं पंजाब में, सुन लेना, आपने सवाल किया है, बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, हमारी जमातें हो सकता है आपस में ना सीट एडजस्टमेंट करें, हम आपस में लड़ें। तो ये सियासत इज अ डे टू डे अरेंजमेंट। आज हम इनके साथ हैं फॉर अ लार्जर कॉज टू सेव पाकिस्तान एंड स्टेबलाइज पाकिस्तान इकोनॉमी, बट दैट डज नॉट मीन कि ये 8 या 9 जमातें जो हैं ये जम हो गई हैं या ये इलेक्टोरल अलायंस है। वन लाइनर, क्या सिंध में ऐसा कोई अरेंजमेंट हो सकता है? क्या हुकूमती इत्तेहाद हो सकता है नून लीग के साथ वहां पर? इत्तेहाद क्या होगा वहां पे? जो हमारे अगर रनर अप हैं, देखिए ये इत्तेहाद नहीं है, एक फॉर्मूला है। जिन सीट्स पे PMLN का रनर अप था और उसने वोट ज्यादा लिए तो उनका एक बेहतर चांस है, प्रोबेबिलिटी है टू विन। सिंध के अंदर कई ऐसे हल्के हैं, आप कराची के अंदर हमने मुकाबला नहीं किया मिफ्ता इस्माइल वाली सीट पे, मीडिया तो हमें कह रहा था हम 6 नंबर से नीचे आएंगे जहां से हमारे मंदोखेल साहब जीते। तो हम अभी आमिर लियाकत की सीट है और सीट है नहीं, मैं कह रही थी कि सिंध में भी ऐसा कोई हो सकता है और वहां हो सकता है नून लीग हमें सपोर्ट करे। कमेंट ले लेती हूँ। अतर काज़मी साहब, क्या लगता है कि जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 17 जुलाई को 20 नशिस्तों के ऊपर, आपको लगता है कि ये साफ और शफाफ हो सकेंगे या फिर आपको लगता है कि हर तरीके से वहां पे नून लीग को जितवाने की कोशिश की जाएगी, धांधली होगी? चूंकि इमरान खान तो अभी से कह रहे हैं कि शुरू कर दी गई है। देखिए, पाकिस्तान में होता यह है कि इंतखाबात से पहले प्री पोल रिगिंग होती है, उसमें इलेक्टेबल्स को साथ मिलाया जाता है, लोगों के इत्तेहाद बनाए जाते हैं, अफसरान की कोई ऐसी पोस्टिंग्स वगैरह की जाती हैं। ऑन द डे बड़े पैमाने के ऊपर धांधली करना मुश्किल होता है। ये जहाँ पे नून लीग का इम्तिहान है, ये साथ साथ PTI का इम्तिहान भी है, इसलिए कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है उनकी जमात के बकौल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत मकबूल है और कौम उनके पीछे खड़ी है। अगर इमरान खान की जमात इन इंतखाबात में ज्यादा नशिस्तें लेने में नाकाम रहती है तो मेरे ख्याल में फिर अगले इंतखाबात में उनको ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात, जहां तक अभी ये जो इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद आप देख लें कि आप इसको फार्मूला कहें या इत्तेहाद कहें, बुनियादी तौर पे तो ये सब मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं ना। अब एक जियाला जो है जिसका नजरिया पीपल्स पार्टी वाला है, आप क्या समझती हैं कि वो नून लीग वाले को वोट दे सकता है? उस जियाले का वो मसला नहीं है, ठीक है, जो लीडरशिप के जो मसले हैं, इसलिए कि वो जियाले का अपना नजरिया, तो क़यादत कह देगी दे देगा वो। अब ये कब तक वो PTI को वो देगा जो गालियां देती रही है 3.5 साल। नहीं वो तो लेकिन अतर काज़मी साहब, जो बात आप करें ये इलेक्टेबल्स, अभी आपने खुद ही कह दिया, देखिए यही वो इलेक्टेबल्स थे और इलेक्टेबल्स को देखकर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको अपनी पार्टी में शामिल किया था ना। एक तो इलेक्टेबल्स का अपना वोट भी होता है, फिर चले PTI का वोट था, वो जीत गए वहां पे। अब यही इलेक्टेबल्स हैं, नून लीग का वोट इनके साथ शामिल हो जाएगा अगर ये जीत जाएंगे तो इसमें वैसे हैरानगी की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये PTI के कोई ना PTI के नजरियाती कारकुनान थे और ना ये नून लीग के नजरियाती कारकुनान है। देखिए, कारकुनान नहीं है, पर ये इलेक्शन लड़े ना, जो लोग वोट डालते हैं ना, उनमें से पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं जिनमें अभी भी थोड़ा बहुत नजरिया जिंदा रह गया, इसलिए कि उनके मसाइल वो नहीं है जो लीडरशिप के हैं। जियाले ने पैसे नहीं खाए हैं, नून लीग के वोटर के ऊपर करप्शन के मुकदमे नहीं है, ये जो लीडरशिप है ये उनके मसाइल हैं, इसलिए ये मिलके इकट्ठे चल रहे हैं। आम जो जियाला है जो 70 से कोड़े खा रहा है, या आम जो नून लीग का वोटर है जो 80 की दहाई से मियाँ साहब के पीछे चल रहा है,
वो तो जरदारी साहब के हवाले से क्या ख्यालात रखता है, या पीटीआई का जो जियाला है। अच्छा काज़मी साहब, लेकिन सियासत में देखें टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उनका शायद ये मकसद भी हो सकता है ना कि उन्होंने पंजाब की हुकूमत को बचाना है हर कीमत पे, हर सूरत में, और वफाक की हुकूमत भी वही ज्यादा लंबे अरसे चल सकती है। उसके लिए जरूरी है कि पंजाब की हुकूमत भी रहे मौजूद। तो आप अब इसको इमरान खान की मकबूलियत से इनके इत्तेहाद को मिला दें कि ये मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं और इमरान खान की मकबूलियत, तो सर मतलब ये बात दुरुस्त है वैसे? और वैसे तो ये उसी की वजह से मिलके इकट्ठे हुए हैं ना। वैसे तो इन्होंने एक दूसरे को सड़कों पे घसीटना था। ये जो मुकदमात वगैरह हैं वो खुद भी एक दूसरे के ऊपर कायम किए थे। इकट्ठे क्यों हुए हैं? खुद उन्होंने कह दिया, खुर्रम दस्तगीर साहब ने खुद फरमाया कि हम इकट्ठे इसलिए हुए, मईशत को तो आप छोड़ दें। इमरान खान ये करने जा रहा था, इस वजह से हम इकट्ठे हुए हैं। तो ये इमरान खान साहब की वजह से इकट्ठे हुए, इतना क्रेडिट जाता है। बाकी इमरान खान के दौर में कोई यूटोपिया नहीं था पाकिस्तान में, बहुत सारे मसाइल थे। और आने वाले दिनों में भी पारस, जब हम इकट्ठे नहीं भी थे तो हमने 16 बाई इलेक्शन हराए। हाँ ये बात, जब हम इकट्ठे नहीं भी थे, नून लीग ने कहीं हराया, कहीं हमने हराया, ये क्या लॉजिक है? वो सिर्फ सियालकोट की नहीं भी थे, हमने 12 बाई इलेक्शन हराए ना। सियालकोट की एक जिमनी सीट थी जो पीटीआई जीती थी, बाकी तो पंजाब में जिमनी इलेक्शन तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अतर हार चुकी थी। तो अलग-अलग लड़के भी हराया है और इकट्ठे रह के भी हराएंगे। और उसकी हुकूमत भी थी, इंतजामिया भी पीटीआई की थी, फिर भी पीटीआई हार गई थी। जी उसमें और खान साहब ऐसे तस्वीर भी नहीं पढ़ते थे इदारों के खिलाफ। हाँ जी नहीं, और खान साहब इतने गुलदस्ते भी नहीं फेंकते थे पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, अदलिया से लेकर पाकिस्तान की सलामती के इदारों पे। तो उनका जो बयानिया है वो अल्लाह ताला आपको दिखाएगा 17 जुलाई को। जरूर प्रोग्राम में मुझे बुलाइएगा, आपके सामने रिजल्ट होगा। खुर्रम दस्तगीर के बयान पे अफनान जरा कहने, अभी अतर ने भी कोट किया ना कि वो क्या उन्होंने बात कर दी है कि 15 साल तक के लिए आए थे, आखिर में कोई बड़ी तब्दीली आनी थी, 100 जजेस ने आपके लगाने थे, सबको फारिग कर देना था। ठीक कह रहे हैं। देखें जो इमरान खान ने सुन ले, मैं इमरान खान की बात कौम से खिताब में कहा कि ना मैं सिर्फ ये टेन्योर पूरा करूंगा, अगला टेन्योर भी मेरा, ये कहा कि नहीं कहा उन्होंने कौम से खिताब के अंदर? क्या आप मुझे बताएं, इस्लामाबाद का बच्चा जानता था नवंबर? नहीं, ये सदारती निज़ाम का इनकी एक फैंटेसी थी कि जी मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं बस वजीर आजम या मैं जो सदर या जो भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा, मैं इक़्तिदार नहीं मैंने छोड़। तैनाती का कोई खौफ था? देखिए ये सारा प्लान था ना, मैं कह रहा हूँ एक प्लान था, एक ग्रैंड प्लान था जिसके तहत इन्होंने ईवीएम को इस्तेमाल करना था, इलेक्शन को मैनिपुलेट करके 2/3 मेजॉरिटी लेके खत्म हो गया, सारे खौफ वो प्रीएम्प्ट हो गया अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। चले, अफनानुल्लाह खान और हैदर ज़मान कुरैशी साहब और अतर काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।